नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। अब खत्म होने को है इंतजार, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट है तैयार। ये मान लीजिए कि जो रार है वो मिट गई है अब, और ये सूची सामने आने जा रही है। लेकिन इसको लेकर भी कई पहलू हैं कि क्या आला कमान को समझा लिया गया है, क्या जो आपसी गुटबाजी है उससे पार्टी ऊपर उठ चुकी है, या फिर किसकी तिकड़म सही बैठी है। क्योंकि हरियाणा के साथ दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव होते हैं, तो लोकसभा चुनाव में गणित ऐसे बिठाए जाते हैं कि विधानसभा में कोई समस्या ना हो। उस लिहाज से कौन है जो 21 रहा, और आखिरकार अंततः जिस सूची के आने की बात हो रही है उसमें जो फंसे पेच थे वो कैसे निकले, वो भी समझेंगे, चर्चा भी करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को घोषित करने के लिए अब आखिरी मोड में आ गई है। लगातार मंथन और बैठकों के बाद प्रत्याशियों को दिल्ली में फाइनल टच दे दिया गया है। रिपोर्ट कार्ड बनकर तैयार हो गया है। अब सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हस्ताक्षर करने की देरी है। नामों को अमली जामा पहनाने के लिए नेताओं को काफी माथापच्ची करनी पड़ी है। प्रदेश में हुड्डा गुट और एसआर के गुट की दूरियों को पास किया गया। किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी को तीसरी बार भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट पक्का समझ रही हैं। इसको लेकर वो कई बार मुखर होकर कह भी चुकी हैं। कांग्रेस में टिकट को लेकर नेताओं की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने कहा, मैं टिकट मांगने के लिए चक्कर नहीं काटूंगा। आला कमान को जिसको टिकट देना होगा वो देगा। खड़गे जी से मैं मिल लिया था जिस दिन सीईसी मीटिंग, उससे पहले सोनिया गांधी जी को मैंने चिट्ठी लिख दी है, उनको मिल चुकी है। जो मैं कर सकता हूं मैंने कर लिया है। लेकिन कोई ये समझे कि मैं चक्कर काटता फिरूंगा या किसी के दरवाजे पर जाकर टिकट मांगने जाऊंगा, आज मैं उस स्थिति में नहीं हूं। पार्टी टिकट देगी, धन के साथ पहले भी पार्टी के साथ थे, आगे भी रहेंगे। हम ये तो है नहीं कि बिस पर गोल करके चलो यहाँ जहां ईडी का छापा लगता है वहां सब लोग पार्टी छोड़ जाते हैं। कांग्रेस की लिस्ट पर अब बीजेपी पार्टी चुटकी लेने लगी है और कह रही है कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के जल्द चेहरे घोषित करे, उसके बाद ही चुनाव में राजनीतिक हलचल पैदा होगी। एक ये कहना चाहिए कि वन साइड जैसा एक मैच होता है वैसे चल रहा है। सामने कोई मैदान में है नहीं और उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैदान में जल्दी आ जाए, वरना उनके अपने कार्यकर्ता कांग्रेस के महीना भर से ज्यादा हो गया इंतजार करते हुए आ जाए कि आ जाए आ जाए लिस्ट आ जाए। उनकी आंखें भी सूज गई, जल्दी से वो घोषित करे तो थोड़ा सा खेल होने पर अब नेता भी जवाब देने से कतराने लगे हैं और सब कुछ आला कमान पर छोड़ रहे हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। पंकज बेनीवाल बीजेपी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से, उमेश शर्मा आम आदमी पार्टी से, वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेता जवाब देने से कतरा रहे हैं ऐसा हमारी रिपोर्ट में बताया गया है, लेकिन विद्रोही जी बैठे हैं तो वो जवाब देंगे, मैं जानता हूं इस बात को। शुरुआत उन्हीं से करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विद्रोही जी, हालांकि आपके यहाँ टिकट कब अनाउंस होगी उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि मैंने कहा भी था बाद में करेंगे। आज की चर्चा यह है कि जब यह बता दिया गया है कि बस किसी भी समय लिस्ट आने वाली है, हो सकता है चर्चा करते करते आ जाए या कल सुबह तक आ जाए, तो अंततः वो गिले शिकवे दूर हो गए हैं, वो गोटियां सेट हो गई हैं। विधानसभा में कौन दिखे, लोकसभा में कौन दिखेगा, ये सारा जो रायता है ये सिमट गया है क्या? वरुण जी, आपको, भाई रजत जी को, भाई उमेश जी को, भाई पंकज जी को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरा आग्रह मानकर आज तक का समय हमें दिया कि मैं लिस्ट का भाई इस पे डिबेट नहीं करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जहां तक रायता सिमटने की बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। कल रात तक रायता सिमट गया। अब स्वाभाविक है, कुछ लोग नाराज हुए होंगे, कुछ खुश हुए होंगे, पर सभी को मना लिया गया है। आपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पुराना बयान सुना है, जो आप 3 दिन पहले, पूर्व मुख्यमंत्री जी का, जो आप 3 दिन पहले भी सुना चुके थे, मजा नहीं आ रहा। तो एक बात तो तय है, मैं उसको दूसरे पे लूंगा। उन्होंने हम पर तंज कस किया, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, पर मैं इस तंज को भी दूसरे रूप में लेते हुए कहता हूं
कि मेरा मानना है ऐसा तंत्र कर मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकार कर लिया कि मैं कांग्रेस की लिस्ट के बिना हमारा भी चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ है। वो तो बड़ा स्वाभाविक होता है मैं ना। समझता हूँ नहीं, अच्छी बात है। मैं तो अपनी बात बिल्कुल। मैं भी उन्होंने एक मजाक किया, एक मजाक में बिल्कुल जी बिल्कुल, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। एक मजाक अजय यादव जी ने भी किया। हाँ, उसका भी जवाब सर, उसका भी दूंगा, उसका भी निश्चित। उसको आप जानते हो मैं भागता नहीं। ठीक। अब मैं अजय यादव के ही पे आ जाता हूँ। अजय यादव जी ने कह दिया कि मैं अध्यक्ष जी से भी मिल लिया, सोनिया जी से मिल लिया, मैं नेताओं के चक्कर नहीं काटूंगा, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, इडिजट करूंगा नहीं। तो इसमें कोई उन्होंने गलत नहीं कहा है। वो उन्होंने स्पष्ट अपनी प्रतिबद्धता दिखा दी कि मैं टिकट ना देगी पार्टी तो भी मैं पार्टी के साथ हूं, और देगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। अब अजय यादव जी ने जो भी कुछ कहा वो सही कहा। उन्होंने गलती की थी, आपके चैनल पर भी मैंने कहा था। उन्होंने ये कहा कि वरिष्ठ नेता हूं, मैं टिकट मांगने नहीं जाऊंगा या मतलब फॉर्म नहीं भरूंगा। उसी से विवाद तो हुआ था। नहीं, मैं नहीं समझता कि अजय यादव जी अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनकी टिकट पर कोई किसी तरह का संकट है। ये उन्होंने क्वेश्चन मार्क खड़े किए, उन्होंने विवाद पैदा किया और उन्होंने खुद ही अपना विवाद समाप्त कर लिया। तो ये वो खुद ही जिम्मेदार है। मेरा इसमें एक सवाल है, रुकिए ना आप आगे। मतलब जब आपने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें बता दी, एक तो ये कि कल रात तक रायता समेट लिया गया, दूसरा ये कि जो नाराज थे उनको मना लिया गया। अब इतना और बता दें कि क्या पूरी सूची आएगी या जो हमें जानकारी है कि पहले 6 ही नाम आएंगे? देखिए सर, हो सकता है कि 6 आए या 3 ना आए, कुछ रह गया हो। मतलब दिलों में कई बार क्या होता है, फैसला कर लिया। मैंने कहा था ना कि कोई खुश होगा और कोई नाराज होगा। तो हो सकता है जो नाराज हो गए हो उनको भी सांत्वना देनी हो, या उनसे हाईकमांड मिलकर उनकी भविष्य की कोई उनको बात कहे। हो सकता है 6 की आए, संभव है, दोनों ही बातें हैं। मैं ये गारंटी नहीं दे पा रहा कि 9 किलो आएंगी या 6 आएंगी या 5 आएंगी, तो साहब हाईकमांड जाने। पर मैं ये कह रहा हूं सहजता से निपटा लिया। अब मेरे भाजपा के साथी कुछ भी कहें, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं। 35-37 दिन पहले जो उम्मीदवार घोषित किए थे, 20-22 दिन पहले उम्मीदवार घोषित किए थे, मैं व्यक्तिगत जानकारी और सत्यता के साथ कह रहा हूं, आज भी उनके अंदर गुटबाजी है। आज भी भाजपा का बहुत से नेता और कार्यकर्ता, चाहे वो फरीदाबाद के हैं, चाहे गुड़गांव के हैं, चाहे महेंद्रगढ़ भिवानी के हैं, चाहे हिसार के हैं, चाहे रोहतक के हैं, चाहे अंबाला के हैं, चाहे सिरसा के हैं, वो आज तक उम्मीदवारों से मिल ही नहीं थे। ठीक। बड़े बड़े नेता। और अनिल विज जी ने तो बड़ा दिलचस्प बात कही है, उनके भाई ने तो कुछ और ही कहा है। वो अपने भाई से कहा दिया जो खुद नहीं कहा, और ये जरूर कह दिया कि मैं पार्टी में मेरी हैसियत बता दी और मैं अंबाला नहीं, लास्ट बात, अंबाला में भी अंबाला कैंट से बाहर नहीं जाऊंगा। अंबाला में भी अंबाला कैंट से। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये विरोध हर जगह है, कोई अकेला कांग्रेस में नहीं। चलिए, पंकज बेनीवाल, कांग्रेस की सूची आने जा रही है, रायता समेट लिया गया है। आप कह रहे थे मजा नहीं आ रहा, अब आपको मजा आ जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कल तक सूची कांग्रेस की आ जाएगी। नमस्कार सभी दर्शकों, मेरा नाम। अच्छी बात है वरुण भाई कि क्योंकि लग रहा था कि जैसे संगठन के बारे में लोग कहते थे कि लिस्ट पर साइन होने बकाया है, लिस्ट फाइनल हो चुकी है, लिस्ट आने वाली है, दिसंबर में आएगी, जनवरी में आएगी, तो संगठन को लेकर भी बहुत ऐसा था। लेकिन चुनाव नजदीक है, हमें ये डर था कि कहीं चुनाव से 2-4-5 दिन पहले ही लिस्ट आउट ना कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि कांग्रेस अपने कैंडिडेट को उतार देगी। तो जब खेल होता है तो 2 टीमें आमने सामने होनी जरूरी है। क्रिकेट का मैच है तो एक बॉलिंग करने वाली होनी चाहिए, फील्डिंग करने वाला, बैटिंग करने वाला होना चाहिए। तो कांग्रेस की अगर लिस्ट आ जाती है तो इनके कैंडिडेट सामने होंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगेगा। जनता को भी देखने का मौका मिलेगा कि कौन कौन सी पार्टी से कौन कौन से कैंडिडेट मैदान में है, कौन सा पार्टी का कैंडिडेट हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त है या कौन पार्टी हमारे लिए अच्छा काम कर रही है। तो वो जनता जनार्दन के हाथ में होगा। आज भी 102 सीटों पर चुनाव हुआ है तो जनता ने मैंडेट अपना देना स्टार्ट कर दिया है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा कि ये लोग अपनी जितनी जल्दी लिस्ट ये लोग डाल दें, उतना हरियाणा की जनता के लिए और देश की जनता के लिए भी अच्छा रहेगा। और हमें भी बिल्कुल ठीक बात है, आपने सही कहा और हमारे नेतृत्व ने भी ठीक कहा कि हमें मजा आएगा। ठीक है कि जब ये लोग हमारे सामने होंगे तो हम बता पाएंगे कि कांग्रेस की पार्टी के ये नेता किस तरीके से काम करते थे और हमारी पार्टी के नेताओं ने किस तरीके से काम किया है। नहीं, चुनाव में आनंद आना ही चाहिए। रजत पंजेटा, मेरा एक सवाल है, मैं थोड़ा सा पीछे से जाके उसे शुरू करता हूं।
हमारी डिबेट में एक सामान्य टॉपिक कई बार रहा पिछले 6 महीने में, किसकी कितनी तैयारी। संयोग से उसमें हमेशा विद्रोही जी ने कहा हम पूरी तरह तैयार हैं, हम पूरी तरह तैयार हैं। ये जो तैयारी है कि रायता समेटना पड़ा कल रात तक, विद्रोही जी के शब्दों में सिमट गया है, मुझे तभी थोड़ा और इंतजार है। आपको लगता है मुकम्मल तैयारी है? नहीं, रायता नहीं अभी से, और मुझे नहीं लगता कि 29 तारीख तक आपको पूरी सूची, मैंने पूरा शब्द इस्तेमाल किया है, हो सकता है ये 5 तारीख भी हो जाए, हो सकता है नॉमिनेशन का आखिरी दिन हो जिस दिन, उस दिन तक भी कुछ नाम रोक लिए जाए। पूरी सूची आने की संभावना नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी मीडिया चैनल्स के और डिबेट कराएगी सिर्फ इस बात के ऊपर कि इनकी सूची कब आने वाली है। देखिए, जैसे तैयारियों की जिनकी तैयारी होती है ना, ये नेशनल पार्टी है, ये क्षेत्रीय दल नहीं है, नेशनल पार्टी है, और आप बीजेपी से सीधी टक्कर लेने जा रहे हैं, तो आपकी ये टिकटों का जो आपको कहां से कौन उतारना है, तो आपकी तैयारी अगर बहुत पहले की होती तो 6 महीने पहले ये नाम तय हो चुके होते, और जैसे ही इलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है, आचार संहिता लगती है, आपको अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर देने चाहिए थे। जो बीजेपी इस बात की एडवांटेज लेने की कोशिश करती है कि हमने, चलो उनका तो उल्टा असर हो रहा है, ऊपर से नीचे ग्राफ आता जा रहा है उनका, तो बहुत जगह हर जगह ही विरोध और पब्लिक सेंटिमेंट भी भाजपा के खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस की अगर आपने प्रश्न ही ऐसा किया, तो तैयारी होती तो ये हालत ना होती, और ये सारा कारण आज भी गुटबाजी है। अंदर से विद्रोही जी बड़े साफ प्रवक्ता है, अंदर से माने ना माने उनको भी पता है कि हर एक को ये है कि भाई किसका लड़का लड़ेगा, किसकी लड़की लड़ेगी, आप ये लड़ लो, आप लड़ लो। तो सारा का सारा कहीं ना कहीं जो आपने कहा विधानसभा के मद्देनजर सीएम पद की लड़ाई है ये सारी, और पार्टी पहले नहीं है, अपना स्वार्थ और अपना हित साधने में लगा हुआ है। जो भी गुट है, जो भी गुट इनके गुट बने हुए हैं, चाहे एसआर के गुट है, चाहे कांग्रेस है, कांग्रेस का हुड्डा ग्रुप है, तो हुड्डा जी की तो नजदीकियां भाजपा के साथ कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन ये टिकटों में देरी कहीं ना कहीं आपको मैदान में और भाजपा को बोलने का ये मौका देती है कि आपके पास एक भी कैंडिडेट आपने नहीं उतारा। और मेरा अपना अनुमान है कि पूरी लिस्ट इनकी नहीं आएगी। अपना मेरा अंदाजा हो भी सकता है, क्योंकि इनका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड मैंने देखा है, तो इन्होंने तो आखिरी दिनों में जाके अपने कैंडिडेट अनाउंस किए हैं बहुत से इलेक्शनों में। विद्रोही जी समझ बड़ी बात ही जानते हैं ये बात। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से जो आप बोल रहे हैं कि ये तैयारी वाली बात है। तैयारी है एक दूसरे का कांटा निकालने की तैयारी है, और इस इलेक्शन में भी निकाला जाएगा। खुद कैप्टन अजय सिंह यादव की बाइट आपने सुनाई, मुझे नहीं पता आपका चैनल था कोई और चैनल था। कैप्टन अजय यादव ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि अगर कैंडिडेट अच्छे दिए तो कांग्रेस की 2-4 सीट आ जाएंगी। ये उन्होंने बयान दिया था। आप मीडिया से जुड़े हैं, टीम भी आपकी निकाल देगी, ये बयान कोई बड़ी बात नहीं है, और कैप्टन अजय यादव जी के इतने ज्यादा बयान आते भी नहीं है। तो लेकिन ये देखिए कि अब चुनाव में अगर आप जाने जा रहे हैं, तो पहली बात तो आप ये देखिए कि आपके प्रदेश का देश का हित भी और प्रदेश का हित भी है। उसमें 2-4 बातें मुझे सिर्फ कांग्रेस के लिए ये कहनी है कि जीएसटी का जो कानून है वो इन्होंने ड्राफ्ट किया, ये लेके आने वाले थे, ले आई भाजपा। उसके बाद ओपीएस जो है वो कांग्रेस ने तैयार किया था कि अभी खत्म करेंगे, एनपीएस लेके आएंगे, लागू कर दी भाजपा ने। स्वामीनाथन रिपोर्ट है, कांग्रेस चुपचाप बैठी रही। C2+50 के ऊपर कोई, हुड्डा साहब उसके चेयरमैन थे, उसके ऊपर कुछ नहीं, एसवाईएल के ऊपर कुछ नहीं। कृषि बिलों का भी ड्राफ्ट ये तैयार कर रहे थे जब शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, और खुद इन्होंने मोदी जी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो पत्र लिखा था बाकायदा मनमोहन जी को और शरद पवार जी को इन कृषि बिलों में एमएसपी मांगते हुए। तो आज तो ये तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि नीतियां इनकी ऊपर से लागू होती हैं, ऊपर से बनती है और लागू नीचे होती है। इंडियन नेशनल लोकदल में ऐसा नहीं है। इंडियन नेशनल में तो जनता की आवाज होगी, पंचायती बात होगी, जो जनता चाहेगी, नीचे से जनता कानून बनाएगी जो जनता के हित में, और लागू ऊपर तक करवाने का काम हम करेंगे। ठीक, बस ये फर्क है। चलिए ठीक है। उमेश शर्मा, मुझे बताएं कि भाई ये हालांकि आपके सहयोगी दल हैं, लेकिन माहौल पक्ष में या फिर थोड़ा दाएं बाएं होता है क्या जब देरी होती है ऐसी? नमस्कार वरुण जी। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव है ये सीधा सीधा नरेंद्र मोदी
वर्सेस जनता के बीच में स्थापित हो चुका है। पहली चीज। उसके लिए कारण ये है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी कुछ बहुत बड़े वादे करके आई थी। बहुत बड़े बड़े पोस्टर, बहुत बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट लगी थी, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे। और वो 10 साल के अंदर वो वादे कहां तक पहुंचे, कहां तक नहीं पहुंचे, उसके बीच में ये चुनाव है कि आपके बीच में लोकतंत्र यही तो है ना, डेमोक्रेसी इसी को बोलते हैं कि एक आदमी ने वादा किया और उस वादे को उसने अगर पूरा किया है तो उसको पार्टी जो जनता है वो वोट करेगी, अगर नहीं किया तो उसको वोट नहीं करेगी। तो इसलिए 2014 के अंदर बहुत बड़ा पोस्टर लगा था। और जो पहला पोस्टर था कि वोट हुआ रोजगार का सवाल, अब की बार मोदी सरकार। हरियाणा की जनता ये बोलेगी, हरियाणा की जनता ये देखेगी कि मेरा सवाल कुछ और था, आप कहीं और चले गए। नहीं, मैं सही जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो लड़ाई है वो टिकट वितरण की नहीं है। लड़ाई क्या है कि 2014 में सवाल पूछे गए। उमेश जी, मैं मानता हूं आप गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि ठीक है नरेंद्र मोदी से मुकाबला है, तो क्या अगर आप फरवरी में उम्मीदवार उतार सकते हैं तो अप्रैल खत्म होने तक क्या आपके सहयोगी को नहीं उतारने चाहिए थे? देखिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि जितनी बड़ी पार्टी होती है, जितना बड़ा सिस्टम होता है, उसकी अपना अपना तरीका होता है काम करने का। भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है काम करने का, कांग्रेस का एक तरीका है काम करने का। अब तो तरीका जो है जिस पार्टी का, मेन चीज क्या है कि जो नामांकन की डेट है उससे पहले जब तक उनको अपने प्रत्याशी उतारने हैं वो उतार देंगे, उसमें दिक्कत क्या है। मैं आपसे दो बात ये कहना चाहता हूं, जैसे कि भी संजेता जी ने बड़े अच्छे जवाब दे दिए, उनको आपने सुना तो 2 मिनट मुझे भी सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मुद्दा जो है ना, सिर्फ मुद्दा ये है कि बेरोजगारी खत्म करने की बात करके मोदी सरकार आई थी, उसने 10 साल के अंदर हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है। आज नरेंद्र मोदी वर्सेस जनता की लड़ाई बेरोजगारी तो होगी। नरेंद्र मोदी वर्सेस जनता की लड़ाई है, और टिकट डिक्लेयर हो या ना हो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है विद्रोही जी, कोई मतलब नहीं है। जनता लड़ाई के लिए ऐसा ना करें, जरूरत नहीं है। विद्रोही जी एक मिनट आ रहा हूं। बेनीवाल जी रुकिए। विद्रोही जी भाई, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, शैलजा जी भी लोकसभा लड़ जाएं, किरण जी भी लोकसभा लड़ जाएं, तो विधानसभा में वो होता है ना, कोई दौड़ रहा है तो आगे रास्ते तो क्लियर होते जाएं। अब ये वाला गणित तो है ना हरियाणा में, इसमें दिक्कत क्या है इसे मानने में? देखिए वरुण जी, कांग्रेस में गणित नहीं चलता। कांग्रेस में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले एमपी भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कांग्रेस में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इतिहास गवाह है। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं हरियाणा के। और जहां तक सूची का बात है, कटु सत्य है। मैं तो हो सकता है जो मेरे साथी प्रवक्ता भाई बैठे हैं उन जितना ज्ञानी और अभी ना हूं। मैं तो एक छोटा सा राजनीतिक कार्यकर्ता अपने राजनीतिक जीवन में रहा हूं, कोई मैं बड़ा कार्यकर्ता मैं बन भी नहीं पाया। मेरा तो यही देखना है कि चुनाव के अंदर कभी भी आप चाहे 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित कर दो, 1 महीने पहले घोषित कर दो, जब इलेक्शन कमीशन नॉमिनेशन शुरू करता है उसके बाद ही गर्मी आती है, और ना उससे पहले जनता कोई सीरियसली लेती। इसीलिए रजत कह रहे हैं 29 अप्रैल तक भी नहीं आएगी सूची। नहीं, वो उनका अधिकार है, वो कुछ भी कहें। मैं प्रैक्टिकल बात, जो मेरा जैसा मैंने जमीन पर देखा है और जो मैं जमीन पर आज देख रहा हूं, अब मैं आपको चलो और जगह की छोड़ दे, क्योंकि मैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र का वो मतदाता हूं। हमारे लाल साहब 5 बार एमपी हैं, 6ठी बार एमपी बनने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी टिकट की घोषणा भी 35 दिन पहले हो गई है। कहीं गर्मी नहीं है, कहीं चर्चा नहीं है, बस अपने वर्करों में चर्चा है, अपने समर्थकों में चर्चा है, अपने चुनाव प्रबंधन में चर्चा है। जनता में कोई चर्चा नहीं, कोई गर्मी नहीं है। जनता अपने काम में लगी हुई है, कोई अपना अनाज बेचने में लगा हुआ है, क्योंकि किसान के लिए सबसे अच्छा समय होता है फसल का। तो 25 अप्रैल से पहले हरियाणा के अंदर जो मेरा छोटा मोटा अनुभव है, और विगत मैंने कई चुनाव मैंने छोटे से कार्यकर्ता के रूप देखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप जल्दी घोषित कर दो या बाद में घोषित कर दो। तो हाँ, जो नई पार्टियां होती हैं उनको परेशानी होती है कि पैठ जमानी होती है, नए उम्मीदवार होते हैं उनको पैठ जमानी होती है।
अब भाजपा को जरूरत हो सकती है। अब बेनीवाल जी ने कहा कि भाई उम्मीदवार देखेंगे कांग्रेस का, ठीक है भाई, जनता देखेगी। 6 कांग्रेसी है, यही कांग्रेसी थे तब भाजपा इनको लुटेरा कहा करती थी जब ये कांग्रेस में एमपी और मंत्री थे। किसी को प्रॉपर्टी डीलर कहती थी, किसी को भ्रष्ट कहती थी, किसी को कोयला चोर कहती थी। और यही लोग आप भाजपा में आ गए, जिनको कथित भाजपा की भाषा में जो चोर थे, जनविरोधी थे, दिल्ली में बैठ राजनीति करने वाले थे। और कांग्रेस को उम्मीदवार की कांग्रेसी है, और कांग्रेस को तैयारी करने, और आम आदमी पार्टी वाले भी कांग्रेसी हैं। नहीं, मैं केवल, ये क्या बात हुई? बेनीवाल जी, आम आदमी पार्टी नई पार्टी है। अरे भाई, उनके उम्मीदवार भी पुराने कांग्रेसी है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ नई पार्टी को तैयारी ज्यादा करनी पड़ती है, बात खत्म हो। ठीक है जी, बात खत्म हो गई। ठीक है, हाँ, ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है। अगली बात जो मैं कह रहा था कांग्रेस की, कांग्रेस में तो ग्रास रूट तक वर्कर हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी खूब चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली जनता के बीच में रहते हैं, और जो चुनाव की टिकट मांगते हैं कांग्रेस जितने भी लोग, अब जिनको भी मिलेगी, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, सबके निजी कार्यकर्ता हर बूथ पर अलग है, मौजूद है पहले से, और पार्टी के हो रहे हैं। तो इसलिए ये कहना, ये बड़ा मजेदार आज आपने बोला, निजी कार्यकर्ता और पार्टी के कार्यकर्ता। ये बहुत ही नया टर्म दिया आपने आज। मैं सही बात ईमानदारी से कह रहा हूँ। आपने सवाल तैयारी का, आपने कहा था विद्रोही जी कहते थे कांग्रेस की तैयारी, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कौन कैंडिडेट होगा, लेट होगा, इसका असर इसलिए नहीं होगा कि वो तैयारी पहले ही है। कैंडिडेट का नाम घोषित होते ही विद इन आवर पूरे बूथ है, ठीक है, प्रदेश के, ठीक है, सब झंडे अपने आप गड़ जाते। ठीक है। पंकज भाई आ रहा हूँ, रजत इंटरफेयर करना चाहता, आ रहा हूँ। हाँ जी, देखिए वरुण जी, बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं विद्रोही जी, और विद्रोही जी ने कहा कि कैंडिडेट का नाम घोषित होते ही उनके अपने पर्सनल कार्यकर्ता और पार्टी के कार्यकर्ता जो है एकजुट होके जो है इलेक्शन कैंपेन में कूद जाए। मैं विद्रोही जी को आज चैलेंज करता हूं यहाँ पर बैठकर, राजस्थान में नौगांव की सीट के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा को आप कांग्रेस का कैंपेन करने के लिए, वहां का उम्मीदवार जिताने के लिए भेजकर दिखा दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं प्रवक्ता का पद भी छोड़ दूंगा। वो तो पारिवारिक मामला हो गया ना। क्यों फिर ऐसी बात? बच्चा पार्टी ऊपर है, परिवार को आवाज हो गया। आपने रजत जी ठीक है, वो उसका बयान उचित लेना। आप पहले सवाल उठाते तो मैं जवाब दे देता, ठीक है, पर वह चुनाव आज हो चुका, इसीलिए आपका सवाल आपने देरी कर दी पूछने। जी पंकज बेनीवाल भाई, आपको लगा होगा जल्दी डिक्लेयर कर दें, अभी चुनाव में बहुत समय है, बहुत जल्दबाजी नहीं है अभी घोषित करने की कांग्रेस को। वरुण भाई, कांग्रेस को तो 2014 से आराम करने की आदत पड़ गई है। ये लोग 2014 से लगातार आराम फरमा रहे हैं, 14 में फरमाया, 19 में फरमाया, 24 में फरमा रहे हैं। ये कहते हैं चुनाव लड़ने को तैयार बैठे हैं, कैंडिडेट है नहीं। ये विद्रोही जी कहते थे कि 362 लोगों की लिस्ट हमने दिसंबर में बना ली थी। अरे 362 लोगों की लिस्ट बन गई थी तो 9 लोग नहीं निकल पा रहे उसमें से। और उसमें मजे की बात यह है, ज्यादा हो गए ना। 362 में ना दीपेंद्र हुड्डा का नाम था, न शैलजा का नाम था, न किरण का नाम था, मतलब ये बड़े नाम तो थे ही नहीं 362 में। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन सी आएगी। अब वो रायता हमें तो समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने समेट लिया, वो रायता पिया किसने है, ये समझने वाली बात आने वाले समय में पता चलेगी। एसआर के गुट और हुड्डा गुट की जो तकरार है वो रोज अखबारों में आती है कि भाई इस सीट पर उसकी नहीं रजामंदी नहीं बन रही, उसकी इस सीट पर रजामंदी नहीं बन रही। तो पहले तो कांग्रेस को अपने ही जो संगठन है उसमें गठबंधन करना पड़ेगा, अपने संगठन में गठबंधन कांग्रेस को पहले करना पड़ेगा, फिर जाकर के चुनावी पटल पर आकर कामयाब होने की सोचेंगे। तो जितना आराम में कांग्रेस रहना चाहती है, वेद प्रकाश विद्रोही जी की पार्टी रहना चाहती है, आराम से रहे, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे पार्टी के कैंडिडेट आज मैदान में हैं, अपनी उपलब्धियां बताते जा रहे हैं और जनता का समर्थन भरपूर मिल रहा है। मैं भी गुड़गांव से आता हूं, वेद प्रकाश विद्रोही जी, शायद आपको गर्मी महसूस नहीं हो रही है, गर्मी मौसम में भी है और चुनावी मौसम में दोनों मौसम में गर्मी है और जनता का समर्थन लगातार मीटिंग लगातार चालू है। एक सेकंड, बड़ी मुझे खुशी हुई कि मैं आप भी गुड़गांव में रहते हैं और मैं भी वहीं का वोटर हूं। अगर आप कहें
तो मैं इसी चैनल पर एक एक कार्यकर्ता एक एक नेता का नाम गिरा देता हूं कंस्टिट्यूएंसी वाइज। जो आप गर्मी की बात कर रहे हैं वो इन अभी मत गिनवाइएगा। विद्रोही जी बैठक में भी नहीं गए, बैठक में भी नहीं गए, अपनी पार्टी के बारे में बताना है, बैठक में नहीं गए, बैठक में नहीं गए, जिला अध्यक्ष की बैठक में नहीं भारतीय गए। जनता पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी पार्टी की चिंता करनी आप है। हमारी भी बात करो सर, सर आप हमारी बात करो सर। एक ही बात कहूंगा, आपको अपने संगठन में गठबंधन करना है, आपको अपने गुटों के अंदर गठबंधन करना है, जब जाके आपको बात बनेगी। चलिए। आम आदमी पार्टी की बेरोजगारी की बात कर रहे थे, तो मैं एक बार बोलूं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है 5.8% था 18-19 में, 2022-23 आते आते 3.2% हो गए। सालों में 6 करोड़ को एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में पिछले साल 1 करोड़ 7 लाख और इस साल 1 करोड़ 19 लाख। गिनते चले जाना उमेश शर्मा जी कितनी नौकरियां होगी। रियल एस्टेट कैसा है, 1 करोड़ से ज्यादा रुक जाइए सरकार में आए। अरे मैंने सर इन 3 महीनों में बता दी बनाए गए हैं। सब मत बोलिए वो सारे रोजगार में आएंगे सर एक लाइन का रोजगार में आएंगे उमेश भाई। और जितने रोड बनाए गए रोड पर बोलिए। एयरपोर्ट कितने बनते हैं वो सारी रोजगार के अंदर आएंगे। ये लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं। हरियाणा परिवहन पहचान पत्र रोजगार हरियाणा खाद्य आपूर्ति विभाग के आंकड़े के अनुसार आपकी सरकार हरियाणा में दिल्ली में नौकरियां ही नहीं आबादी और बीपीएल के नीचे है। ऊपर हरियाणा की आम आदमी पार्टी ये कहती थी 2.86 संगठन नहीं है आबादी में से चलिए रुक जाइए। अच्छा रुक जाइए, रनिंग कमेंट्री बंद करिए साहब। ठीक है रुकिए। अच्छा रुक जाइए बस पंकज भाई, चलिए रुकिए, रुक जाइए। पार्टी ने उमेश शर्मा मेरी सदाशयता का फायदा ना उठाया करें आप सब लोग। रुक जाइए पर क्यों ले गए? पंकज जी, आप भी रुकिए, विद्रोही जी आप भी रुकिए प्लीज। सर मैंने आपकी अनुमति मांगी थी, आपने बोला नहीं, आपने बताया 66% सुन लिया सबने। 63%। 63%, ठीक है। और सरकार ने आंकड़ा जारी किया परसों, हरियाणा खाद्य विभाग के अरे मैं अनुसार बता रहा हूं, हरियाणा की आबादी 2.86 करोड़ में से 1 करोड़ 80 लाख अच्छा रुक जाइए, रुक जाइए, ठीक है 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। अगर गूगल सर्च करने की इतनी जल्दबाजी है तो ईपीएफओ खोलो, पता चल जाएगा। अच्छा रुक जाइए पंकज भाई, आप भी रुकिए, विद्रोही जी आप भी रुक जाइए प्लीज। अरे मिली गूगल, ये आपके सामने गूगल परसों के अखबारों के अंदर हरियाणा खाद्य अच्छा रुक जाइए विद्रोही जी प्लीज, पंकज भाई प्लीज रुक जाइए। उमेश की बारी है, उमेश बोलिए, फिर मैं आता हूँ रजत के पास। मैं वरुण जी एक बात बोलना चाहूंगा पंकज भाई को कि जब मुझे नया स्टेट स्पोक्स पर्सन मैं बना था आम आदमी पार्टी का, तो हमें कहा गया था कि जो पुराने हमारे स्पोक्स पर्सन है उनकी वीडियो देखिए। तो आज डेटा जो एनालिसिस मुझे दे रहे हैं, यही एनालिसिस देते थे सबसे ज्यादा कि बेरोजगारी जो हरियाणा में नंबर 1 है, इन्हीं के एनालिसिस होते थे। ये गूगल बहुत अच्छा करते हैं। आज भी जो वेद प्रकाश जी को बता रहे थे गूगल कीजिए, गूगल कर करके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतना डेटा दिखाया कि हरियाणा के अंदर नंबर 1 जो है बेरोजगारी में, हरियाणा नंबर 1 है। और ये आंकड़ा हरियाणा के अखबारों के अंदर 100 बार छप चुका है कि बेरोजगारी में नंबर 1 है। इनको ये कहते थे कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है जो इलेक्टोरल बोर्ड है आज की डेट में, इलेक्टोरल बोर्ड का जो घोटाला है वो तो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। जो अपने पंकज बेनीवाल भाई है वो ये इतने डेटा रखते थे कि किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा, किस तरह से महंगाई बढ़ी, किस तरह से सारी चीजें खराब हो गई हरियाणा के अंदर। आज ये मुझे ज्ञान दे रहे, या तो इन्होंने जो ज्ञान का विदर्शन है भारतीय जनता पार्टी की पता नहीं क्या ट्रेनिंग देखी है इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन डेटा को कौन नकार सकता है? गूगल का डेटा कैसे रिवर्स हो सकता है? वॉशिंग मशीन पे ईटी के दाग पर भूलते हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन में डेटा भी रिवर्स हो जाता है। रुक जाइए, मैंने पहली बार देखा। अब रुकिए प्लीज, रुकिए पंकज जी, प्लीज पंकज जी रुकिए, पंकज और उमेश जी दोनों रुक जाइए प्लीज। ठीक है रुक जाइए, रुक जाइए उमेश जी रुकिए। रजत पंजेटा भाई, अभी जैसे एक विद्रोही जी आंकड़ा बता रहे थे, मुझे 2019 का चुनाव याद आ गया कि जो नॉमिनेशन का आखिरी दिन था उस दिन भी दोपहर के बाद जाके बीजेपी ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली में हंसराज हंस का नॉमिनेशन करवाया
वो 6.25 लाख वोट से जीत गए। तो ये समय बहुत मैटर करता है क्या? समय तो इसमें बहुत स्ट्रैटेजी होती है। ये तो एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते बिन कहे विद्रोही जी भी समझ जाएंगे कि इसका उत्तर देना टीवी चैनल पे बैठ के सही नहीं होगा। ये समझने वाली बात है। ये थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल अप्रोच होते हैं, कई स्ट्रैटेजीज होती हैं इसमें। हाँ जी, हाँ जी। ये इसमें इसके ऊपर तो आप मुझसे ना टिप्पणी लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हाँ जी, आपका और दूसरा अगर आप कोई मेरा सवाल बात करें आप, मेरा सवाल यह है कि विद्रोही जी कह रहे हैं हमारी कांग्रेस की ऐसी परंपरा रही है, इसलिए बहुत हाय तौबा हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये हल्ला भी इसीलिए मचा कि कहा गया कि होली के बाद आ जाएगी, नवरात्रों में आ जाएगी, नवरात्र खत्म होने पे आ जाएगी, अब तो रामनवमी निकल गई, अब तो हनुमान जयंती आने वाली है, फिर बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है। अब ये हल्ला मीडिया इसलिए नहीं मचा रहा, हमें बताया गया कि आने वाली है भाई। यही तो दिक्कत है कि आपको आपकी पेशेंस का टेस्ट लिया जा रहा है और कुछ नहीं। ये चाहते हैं कि मीडिया हमसे पूछना ही बंद कर दे। रोज रोज मीडिया पूछती है। ये अब हम नहीं पूछते संगठन कब बनेगा, हमने बंद कर दिया। संगठन वाली बात भी और इनकी लिस्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कहा अभी डिबेट होते होते भी आ सकती है। ये आपका अकेले चैनल का डिबेट नहीं है। मैं जितने चैनल में डिबेट करता हूं वो ये कहते हैं उनके प्रवक्ता कि अभी हम बात करते करते आ जाएगी, डिबेट खत्म होने के बाद आ जाएगी, रात को 12 बजे आ जाएगी। वैसे रात को 12 बजे भी आई है इनकी, और कई समय ऐसे है वाकया। तो फिर कह देते हैं अगले दिन आ जाएगी 12 बजे से पहले। तो ये मीडिया के अंदर सिर्फ मतलब जनता भी परेशान करती, मीडिया भी परेशान करती, और ये ऐसे बयान देते क्यों है मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि आप सीधा सीधा बोलिए कि हम जो है 29 तारीख तक 2-4 नाम कर देंगे, या 5 तारीख रात को 12 बजे तक बाकी के नाम कर देंगे, या हो सकता है 6 तारीख को 6 मई लास्ट डेट है पूरी। हाँ, 6 भी हो सकता है, सुबह 6 रात को 5 तारीख को रात को 12 बजे सूची है। इसके पीछे कारण बहुत होते हैं, वो मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करता। वो आप फोन पे बता दीजिएगा, ठीक है। विद्रोही जी मुझे ये बताएं कि भाई आप ऐसे बयान देते क्यों है? कह दीजिए जब आएगी तब आएगी। वरुण जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। इस तरह के बयान देने की जरूरत नहीं है और तारीख पर तारीख देने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात कहते हैं, जब हमें उचित लगेगा आ जाएगी। तो ये जो तंत्र कसने का मौका है ये हम खुद देते हैं, और हमारे नेता छपास रोग से पीड़ित होने के कारण, मीडिया में दिखाने के कारण अपनी तरफ से बयान ठोक देते हैं, चाहे उनको पता हो ना पता हो। एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आदरणीय पंकज बेनीवाल जी, कभी कभी फड़फुल्लापन अपने पर ही भारी पड़ जाता है। वो कैसे? हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अभी परले दिन कांग्रेस बात कही। उन्होंने जो महिलाओं को 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को देने की बात थी, उसका आंकड़ा जारी किया। क्या कहा कि भारत के अंदर 82 करोड़ लोग गरीब की रेखा के नीचे हैं। भारत के अंदर 82 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। अर्थात उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि मोदी राज में 57-58% गरीब है। हमारी आर्थिक बदहाली कितनी भारी है? 46 लाख का हमारा बजट है, 46 लाख का करोड़ का केंद्र का, और अगर ये 1 लाख देंगे तो 80 लाख को 80 लाख करोड़ कहां से लाएंगे? पहले तो मुझे उनके गणित पर याद श्री होता है। अरे 80 लाख करोड़ गरीब है, इसका मतलब क्या है? कांग्रेस ने एक परिवार के जनता के लिए कहा है ना, गरीब के लिए, तो 80 करोड़ कहां होंगे भाई? कितने परिवार होंगे? अगर चलिए सर, समापन करेंगे, समय हो गया। खत्म। कहते हैं कि 20 लाख परिवार है, तो खुद स्वीकार कर रहे हैं हम पर तंज कसते हुए कि मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से बदहाल कर दिया। आम आदमी ये पार्टी की पहले जो पूर्वज हैं आपके, उन्होंने कहा था गरीबी हटाएंगे देश से। आप लोगों ने चलिए ठीक है, पहली बार पंकज भाई समय नहीं है। आपने भी तो कहा था कि पेट्रोल का दाम कम करेंगे पंकज भाई। आप लोग फिर मुलाकात करेंगे और अगली बार मुलाकात करेंगे तो इस उम्मीद के साथ कि हम चर्चा करें कि कांग्रेस ने किसे मैदान में उतारा है। नहीं उतारा तो फिर बिठा के विद्रोही जी से पूछेंगे क्यों नहीं उतारा है। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे, रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।